ये फिर से वो डिस्क्लेमर जो हर एक सेशन में मैं पहले दे देता हूँ, दोज ऑफ यू हु आर लिसनिंग, कि कोई दिक्कत नहीं है अगर नहीं समझ आएगा आज भी। फिर से वही याद करिएगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें पहले नहीं समझ आ रही थी और धीरे धीरे वो समझ आने लगी। अल्लाह ताला इसमें भी आपका जो दिल है उसको हील ओपन अप धीरे धीरे। किसी का शायद एक ही गो में ओपन हो, ऐसा नहीं है, बट मैं यूजुअली 1 घंटे की रीडिंग करता हूँ और फिर मैं आपके सामने उसको पेश करता हूँ। हिंदुस्तानी फ़लसफ़ों में डायरेक्ट आपके सामने ही पढ़ता था। अंग्रेज़ी फ़लसफ़े में मैंने प्लेटो, एरिस्टोटल, यहाँ तक कि डेकार्ड भी आपके सामने यहीं पे पढ़ा। फिर लेकिन उसके बाद का फ़लसफ़ा मैं प्रिपेयर करता था। तो हसल के साथ मैंने पूरा दिन बिताया आज, और अगर मुझे अब सम अप करना है मुझे कितना समझ आया, तो मैं यही कहूँगा कि मुझे कुछ नहीं समझ आया। लेकिन ये कुछ नहीं मेरी पिछली हसल की रीडिंग से बेहतर है। कहने का मतलब कि पहले तो गलत समझ आता था कि समझ आया है, अब कम से कम समझ आता है कि अभी समझ नहीं आया। तो इट्स ओके अगर आपको ये नहीं समझ आएगा, लेकिन मैं आपको कुछ एक चीज़ें बताता हूँ जो आपको आ जाएंगी समझ। पहले कि है कौन ये बंदा, ये तो पता चल ही जाएगा। फ़लसफ़े का जीस्ट जो इनके साथ वाबस्ता है वो भी आपको समझ आ जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज वो भी आपको समझ आ जाएंगी। फिर इनके बातों के बारे में जो बातें होती रहेंगी आगे फ़लसफ़े में, कहीं आप रूम में हैं, कोई बोल रहा है, वहाँ पे यू वुड नॉट फील आउट ऑफ द डिस्कशन। कहने की बात उसूल वही है, उसको याद रखें। द प्रोसेस इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। इट इज़ ओके नॉट टू अंडरस्टैंड इट इन वन गो। द प्रोसेस इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। You go through the process. The next reading is going to be better. That's my promise. अब हम हस्टल को कैसे देखेंगे? इसमें हम वो मेथड नहीं अपनाएंगे जो हमने पिछली रीडिंग्स में किया। पहले तो हम डायरेक्टली मसीह का पढ़ते थे और मसला ख़त्म हो जाता था। फिर हेगल के फ़लसफ़े के बाद मसीह का किताब मुकम्मल हो गई। फिर मैंने ग्रेलिंग की किताब उठाई। तो ग्रेलिंग की किताब में हमने देखा टॉपिक वाइज नहीं, ये स्टोरी जैसी है। तो फिर मैंने क्या किया, मैं फ़िलासफ़र को उठाता था ग्रेलिंग से, पूरी एक स्टोरी बताता था आपको। फिर हर फ़िलासफ़र में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं अंडरस्टैंड करने के, उनको मैं टुवर्ड्स द एंड अलग से उनके बारे में बात करता था। हस्टल में हम अलग तरीका अपनाएंगे। हस्टल में हम फिर से ग्रेलिंग की एक रीडिंग करूँगा मैं, उसके बाद मैं और भी कुछ एक रीडिंग्स करूँगा, पर वो सब रीडिंग्स ही होंगी इस बारी। इस बारी मैं सम अप नहीं करूँगा इनके फ़लसफ़े में ये चीज़ें कहना चाह रहे हैं। So we'll do 4 or 5 readings of Husserl. First is Grayling. Second is, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया तो I got notes from a coaching center on Husserl. मैंने वो पढ़ा। I'll do that reading for you. Then I got my friends जिससे हमने इससे पहले इंट्रोडक्टरी रीडिंग की है, हम उससे भी रीडिंग करेंगे। एंड द फोर्थ रीडिंग विल डू फ्रॉम इग्नो, इग्नोज मटेरियल इंशाल्लाह। मुझे लगता है वो 4 रीडिंग्स के बाद इट वुड बी फेयरली आपको समझ आ जाएगा हस्टल का फ़लसफ़ा। और ये कोई ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लेगा। इट वुड बी इंशाल्लाह ये 2 सेशंस में हो जाएगा। एक सेशन में 2 रीडिंग्स हम कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ये जो फेनोमेनोलॉजी का फ़लसफ़ा है, इसके फाउंडर हस्टल को माना जाता है। लाइक एवरी अदर फिलॉसफी यू कैन अंडरस्टैंड दिस वन थिंग कि फ़लसफ़े का कोई पर्टिकुलर ऑरिजिनेटर तो होता नहीं है। रूट्स इनके फ़लसफ़े के भी पहले ही हैं। ऐसा नहीं है कि इनके फ़लसफ़े का कोई रूट कहीं पे नहीं है। अलबत्ता जैसे डेकार्ट ने एक मेथडोलॉजी बताई और एनालिटिक फ़िलासफ़र्स ने एक नई मेथडोलॉजी बताई, हस्टल भी एक मेथडोलॉजी बताते हैं। तो इन दैट पर्टिकुलर वे ही इज़ द ओरिजिनेटर ऑफ दिस फ़िलासफ़ी, which is the study of the fundamental nature of subjective consciousness and experience, and a major influence on फर्दर फिलोसफर्स जो कॉन्टिनेंटल यूरोप में इनके बाद आए। आप देख रहे होंगे एक तरीके से
ये कॉन्टिनेंटल फ़लसफ़े को आगे बढ़ा रहे हैं। ब्रिटिश फ़लसफ़ा थोड़ा अलग चला गया एनालिटिकल फ़लसफ़े की वजह से, वहाँ पे मेथडोलॉजी ही चेंज होगी। ये इन ए वे अभी पुराने फ़लसफ़े को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रोस्निट्स में ये पैदा हुए थे ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर में, एक मिडिल क्लास ज्यूइश फैमिली। ये भी पीरियड वही है, सेम 1859 to 1938। सो दीज पीपल आर लाइक प्लस माइनस 10-15 ईयर्स एक दूसरे से आगे पीछे। तो ये भी वही आ रहा है, ये पैरेलल हो रहा है। वो कैम्ब्रिज का फ़लसफ़ा था, ये अब कॉन्टिनेंट का फ़लसफ़ा है। बड़ा इनका इंटरेस्ट अर्ली लाइफ से ही मैथमेटिक्स में था। यूनिवर्सिटी ऑफ लेप्जिग में ये पढ़ने गए, फिज़िक्स और एस्ट्रोनॉमी। वहाँ पे विल्हेम वंट उनके लेक्चर्स अटेंड किए, but the more significant influence on him was his friendship with the future president of Czechoslovakia, थॉमस मैसेरिक, जिनका फ़लसफ़े में इंटरेस्ट था। और उन्होंने हसरल को एनकरेज किया कि आप हजरत अंग्रेज़ों का फ़लसफ़ा पढ़ें, ब्रिटिश एम्पेरिसिस्ट को आप समझें। और इन्हीं के हाथों ये ज्यूइश से क्रिश्चियन भी बने, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन। फिर ये यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन गए और वहाँ पे इन्होंने कार्ल वेयरस्ट्रास के अंडर मैथमेटिक्स पढ़ा, और वहाँ पे इनका इंटरेस्ट जागा इन द फाउंडेशंस ऑफ मैथमेटिक्स। वहाँ पे ही वाज इंट्रोड्यूस्ड टू अ वर्क बाय बर्नार्ड बोल्जानो, उनका थियरी ऑफ साइंस। ये पिछली सदी के शख्सियत है बोल्जानो, 1780s to 1848। तो उनकी थियरी ऑफ साइंस 1837 में पब्लिश हुई थी। तो वो वर्क इन्होंने देखा और वहाँ से इनके काफ़ी सारे आइडियाज़, देयर आर द सीड्स ऑफ हिज लेटर थिंकिंग। डॉक्टरेट के लिए हजरत वियना चले गए, वहाँ पे कैलकुलस पे लिखा। फ्रांस ब्रेंटानो वहाँ पे थे, एक हस्ती, उनके लेक्चर्स भी वहाँ अटेंड किए साइकोलॉजी पे। ये स्टोरी, लाइक एवरी अदर स्टोरी, ये कोई इरेलीवेंट स्टोरीज नहीं है। वी डू नॉट नीड टू नो देयर पर्सनल लाइव्स। एवरीथिंग इज एक्चुअली टेलिंग यू what you will find later in his philosophy. There would be elements of psychology and criticism of psychology. There would be other discussions, mathematics etc. तो इसलिए ये बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ से ये चीज़ें लेकर आ रहे हैं। हेल यूनिवर्सिटी में ये पढ़ रहे थे और वहाँ पे इनकी थीसिस, उसका टॉपिक था ऑन द कंसेप्ट ऑफ नंबर एज साइकोलॉजिकल एनालिसिस। तो जॉर्ज कैंटर, जिन्होंने सेट थ्योरी को इन्वेंट किया, वो इनके एग्जामिनर्स में से एक थे वहाँ पे। इसी यूनिवर्सिटी में इनको लेक्चरर का पोस्ट मिला 1887 में, और 4 साल बाद इन्होंने पहला अपना मेजर फिलोसॉफिकल वर्क प्रोड्यूस किया, फिलोसॉफी ऑफ अर्थमेटिक, साइकोलॉजिकल एंड लॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस। ये किताब बड़ी इम्पोर्टेंट रही इनके लाइफ के लिए, दो इनका फ़लसफ़ा बिल्कुल बदल गया इसके बाद, बट दिस बुक प्रूव टू बी अ टर्निंग पॉइंट। हाउ? आपको वो हजरत तो याद ही होंगे, दो दिग्गज हैं लॉजिक के, फ्रेगे, गॉटलॉब फ्रेगे। बार बार उनका जिक्र आता ही रहता है जब आप एनालिटिकल फ़लसफ़ा शुरू करते हैं। उन्होंने इनकी किताब का रिव्यू किया, एंड दैट सीम्स टू हैव चेंज हसरल फॉर एवर। इसके बाद फ्रेगे ने क्रिटिसाइज़ किया इनके, जो भी ये अपनी थीसिस पेश कर रहे थे उसमें ही क्रिटिसाइज्ड इट, criticized him for treating words, concepts, and objects all as ideas, but with different definition of idea in different contexts. Treating objects sometimes as subjective, sometimes objective, claiming that abstract concepts have a psychological origin, claiming that two thoughts can remain numerically distinct even when all the properties that differentiated them are taken away. ये सारी चीज़ें लेकर फ्रेगे ने इनको क्रिटिसाइज किया।
Whether or not this is what made Husserl become a firmly anti-psychologist as Frege himself was, ये नहीं पता हमको इसी वजह से हुआ क्या, पर ये पता है इसके बाद तो यही था। फिर से वो देखे बड़ा ये अच्छे राइटर्स का यही होता है, दे अंडरस्टैंड कॉजेलिटीज, कि इसका कॉजेलिटी एस्टेब्लिश करना मुश्किल है, बट इसके बाद हसल हमको चेंज मिलते हैं। 1901 में लॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस का पहला पार्ट आ चुका था, फर्स्ट वॉल्यूम। हसल moved to a post at what was then the world's leading center of mathematical research, University of Göttingen. वहाँ पे फेलिक्स क्लाइन और डेविड हिलबर्ट इनके कलीग्स थे, और अर्नेस्ट जर्मेलो, पॉल बर्नेज, हरमन वेल इनके स्टूडेंट्स थे। नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। The last of these, inspired by Husserl, sought to incorporate his themes into the work on physics. अगले 3 डेकेड्स, फर्स्ट एट गॉटिंगन जहाँ पे अभी हैं, देन एट फ्रेबर्ग, Husserl's ideas took their distinctive evolving path, especially 1905 के बाद, when he became convinced कि phenomenology has to be a form of transcendental idealism, Kant की तरह. Because his views developed over time, the following sketch focuses on the concepts most associated with them. अब ये जो आगे बात करने वाले हैं, दिस इज इन नटशल हसल का फलसफा ग्रेलिंग के हिसाब से। वंस अगेन दैट डिस्क्लेमर, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट, टोटली फाइन, इन द नेक्स्ट रीडिंग इट वुड बी अंडरस्टूड बेटर देन इट वुड बी इन द फर्स्ट रीडिंग। ये कहते हैं कि ऑर्डिनरी जो हमारा एक्सपीरियंस है इन आवर नेचुरलिस्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द वर्ल्ड, वी आर कॉन्शियस ऑफ थिंग्स, whether they are state of affairs outside us or within us. खुजली होना कहीं पे, दर्द होना, भूख लगना, एवरेज इंसान के एवरेज एक्सपीरियंसेस, ये नेचुरल एटीट्यूड है हमारा। ये नेचुरल एटीट्यूड हसरल के लिए टेक्निकल टर्म है। फेनोमेनोलॉजी जो इनका फलसफा है, ये कहता है कि हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। We do not want to investigate these things. What's an itch? What is a hunger pang? No, no, no. We don't want to look into these things. We want to investigate the thing called consciousness itself. हम डायरेक्ट आगे बढ़ना चाहते हैं, ये बाकी हमने कर लिया, हमें कॉन्शियसनेस देखना है क्या है। टू फोकस प्योरली ऑन द नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस, हमको सिर्फ इससे मुद्दा और मकसद हमारा ये है। बाकी सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे, हल्की सी झलक एक डेकार्ट की। डेकार्ट कहता है हर एक चीज़ को डाउट करो, दैट कैन बी डाउटेड, दिस कैन बी डाउटेड। ये कह रहे हैं कि हमें भी किसी चीज़ से लेना देना नहीं है, हमको डायरेक्ट कॉन्शियसनेस पे देखना है। वी वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस, इट्स कंटेंट्स, हाउ इज़ इट, एंड व्हाई डू वी वांट टू डू दैट, बिकॉज दैट वुड, हर फलसफे का यही होता है, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। वी वुड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इफ़ यू अंडरस्टैंड द कॉन्शियसनेस। तो अब क्या होगा, ये कैसे होगा? कॉन्शियसनेस को सिर्फ आपको महज कॉन्शियसनेस पे ध्यान देना है, तो बाकी चीज़ों को रिड्यूस करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, ब्रैकेट करना पड़ेगा, दफ़ा करना पड़ेगा, निकालो इसको बाहर। आई ओनली वॉन्ट टू नो दिस वन थिंग। जैसे सैफरन का जो फूल होता है ना, वो फूल से मतलब नहीं होता हमारा। वी नीड दैट स्टिग्मा एज ए स्पाइस, और उसको करने के लिए आप उसको सामने रखते हैं और हल्के से एक एक करके निकालते हैं। वे ये कह रहे हैं कि कॉन्शियसनेस इज सराउंडेड बाय मिलियन थिंग्स अराउंड अस, एवरीथिंग ब्रैकेट इट आउट, रिमूव इट, रिड्यूस इट, दफा करो, एंड फाइनली जो खाली स्टिग्मा बचेगा वो है सैफरन का स्पाइस, वो है कॉन्शियसनेस। सो इट रिक्वायर्स रिडक्शन। नाउ आई यूज्ड रिडक्शन वर्ड 10 टाइम्स, ये हसरल के लिए टेक्निकल टर्म है, आगे ये चीज़ें डिफाइन होंगी। व्हाट इज इट? ए विदड्रॉइंग ऑफ अटेंशन फ्रॉम एनीथिंग अदर देन कॉन्शियसनेस इटसेल्फ। बाकी हर चीज़ से ध्यान अपना हटाओ,
so that only it is under examination. हर एक चीज़ को रिमूव करना है. अब ये कैसे करेंगे उस्ताद? ये पूछना है ना हसल से कि ठीक है सब चीज़ों को रिमूव करेंगे, करें कैसे? कहते ठीक है, पहले तो यू विल हैव टू डू समथिंग कॉल्ड एन इपॉक. अगेन आई डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन, इट इज़ नॉट EPOCH, इट इज़ EPOCHE. मैंने गूगल किया था, इसकी प्रोनाउंसिएशन हर जगह डिफरेंट मिली, तो इसीलिए अभी के लिए वट एवर इट इज़ ऑल्सो ए टेक्निकल टर्म. कैसे करना है रिडक्शन, कैसे अपना ध्यान हटाना है हर चीज़ से, बाय डूइंग समथिंग कॉल्ड एपॉक. ये भी हमको नहीं पता ये कौन सी चिड़िया है. होता क्या है उस्ताद ये एपॉक? तो ये वापस जवाब देते हैं सस्पेंशन ऑफ अटेंशन टू एवरीथिंग दैट इज़ नॉट कॉन्शियसनेस इटसेल्फ. ये तो फिर से वही हो गया सर, रिडक्शन ही. करना कैसे है? तो कहते हैं ब्रैकेटिंग करनी है. by bracketing all consideration of the representational content of consciousness or what is related to, what it is related to. That means जो भी बाकी चीज़ है उनको रिमूव करो, उनको एक बक्से में डालो और दफ़ा करो. दिस प्रोसेस इज ब्रैकेटिंग. इट इज़ नॉट डिनाइंग द रियलिटी ऑफ दोज थिंग्स. वो हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनके होने में ना होने में. दैट इज़ नॉट आवर क्वेश्चन हियर. इट इज़ जस्ट दैट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैम नाउ. उनको अभी रहने दो. वी वांट टू गो बिहाइंड थिंग्स. ये चीज़ें हैं, ये कलम है, ये पेन है, इनको 2 मिनट के लिए ब्रैकेट करो साइड में. अभी वी वांट टू गो इनटू आवर कॉन्शियसनेस बाय वे ऑफ होल्डिंग देम इन अबेयंस. कैंसिल नहीं किया हमने, उन पर कोई फतवा अभी नहीं लगाया कि ये है या नहीं है, कुछ नहीं किया हमने. वी दे आर ओनली इन अबेयंस सो दैट दे डू नॉट डिस्ट्रैक्ट अटेंशन फ्रॉम द इनवेरिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्शियसनेस, ताकि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो. आपने देखा होगा जब BSNL से आप लेते हैं लैंडलाइन, फिर आप एक तरीका होता है, यू कैन ओनली यू पे नॉमिनल फीस, तो नंबर आपका रहता है पर घर में लैंडलाइन नहीं होती. सो जब आप कभी उसको रीएक्टिवेट कराना चाहते हैं तो आप उसको रीएक्टिवेट कराते हैं और घर पे आपकी लैंडलाइन लग जाती है. तो एक तो होता है लैंडलाइन होना ही नहीं, कनेक्शन होना ही नहीं, यू डोंट हैव ए लैंडलाइन का कनेक्शन. दूसरा होता है घर में कनेक्शन होना लैंडलाइन का, यू टेक द रिसीवर, यू कॉल समवन. ये जो बीच वाला स्टेज है, व्हाट डू दे कॉल इट? दे कॉल इट कीपिंग लैंडलाइन इन अबेयंस. यही करना है इन चीज़ों के साथ. अभी हमको नहीं पता इनका फाइनल स्टेटस. फॉर नाउ दे आर ओनली इन अबेयंस. व्हाई? बिकॉज वी डू नॉट वांट टू गेट डिस्ट्रैक्टेड, वी वांट टू अंडरस्टैंड कॉन्शियसनेस, which is what the phenomenological reduction is seeking to make visible. किस चीज़ पे रोशनी डालना चाहता है? कॉन्शियसनेस पे. This marks a sharp distinction between psychology as an empirical science from phenomenology as pure science in the Kantian sense. ये इसको लॉजिकली कर रहा है, साइकोलॉजिकली नहीं कर रहा है. इस चीज़ को साइकोलॉजिकल एनालिसिस नहीं हो रही है ब्रेन की, माइंड की, लॉजिकल एनालिसिस हो रही है. That is which addresses only the nature and conditions of consciousness as such, shrived of any considerations of what it represents or connected with. उस सबसे लेना देना नहीं है. In perception, जब आप किसी चीज़ को परसीव करते हैं, our gaze is directed outwards. बाहर की चीज़ें देखना, बाहर की चीज़ें सुनना, एक outwards towards things. In reflection, we gaze inwards at the very experience itself. So perception is outside, reflection is inside. We grasp the subjective lived experience in which things become conscious to us. जब आप अंदर रिफ्लेक्ट करेंगे तब आपका ग्रास्प, आपका होल्ड उस सब्जेक्टिव लिव्ड एक्सपीरियंस पे आएगा जिसमें आपको चीज़ें दिख जाती हैं. ये चीज़ें आपको दिखती कैसे है? आता तो ये बाहर से है, परसेप्शन से, लेकिन जब आप रिफ्लेक्ट करेंगे अंदर अपने आप पे, so you will grasp the subjective lived experience in which things become conscious to us. Husserl ब्रेंटानो को नोशन ऑफ इंटेंशनैलिटी, इसको इस्तेमाल करते हैं. किस लिए? टू डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ दैट लिव्ड एक्सपीरियंस. कॉन्शियसनेस या लिव्ड एक्सपीरियंस का कैरेक्टर, उसको डिफाइन करने के लिए ये एक टर्म
या एक मेथड का इस्तेमाल करते हैं, एक फ़लसफ़े का इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं इंटेंशनैलिटी। ये भी आपको समझ आ जाएगा कि इंटेंशनैलिटी क्या है, मे बी नॉट इन द फर्स्ट रीडिंग बट सेकंड में आ ही जाएगा, डोंट वरी। वी फोकस ऑन द इंटेंशनल कैरेक्टर ऑफ कॉन्शियसनेस, कि कॉन्शियसनेस का कोई कैरेक्टर है जिसको इन्होंने इंटेंशनल कहा है। देखेंगे वो क्या होता है, अभी के लिए जस्ट नेम इट। Not on what acts of consciousness intend beyond themselves by means of reduction and epoch. But this is not the final step. To get at the fundamental structure of consciousness itself, another reduction, the eidetic reduction, is required. अभी जो आपने रिडक्शन की, इससे नहीं होगा पूरा काम आपका। अभी आपको फर्दर रिडक्शन करनी है, तब जाकर आप कॉन्शियसनेस पे पहुंचेंगे। क्या करना है उस्ताद? अब कहते हैं आपको अब एडिटिक रिडक्शन करनी है। ओके, वो क्या होता है? ये वो रिडक्शन है, दिस रिवील्स द ए प्रायोरी बेसिस ऑफ प्योर लिव्ड एक्सपीरियंस। ये उसकी एसेंस को आपके सामने रख देगा। द इनवेरिएंट एंड नेसेसरी कंडीशंस दैट कॉन्स्टिट्यूट कॉन्शियसनेस एज सच। कॉन्शियसनेस है क्या, वो जाहिर होगा इस रिडक्शन के बाद। ए टेक्निक aimed at achieving this is imaginary variation, permutating possible variations of the experience to uncover what has to stay the same throughout the variations. ये जो चीज़ें तब्दील होती जाएंगी उनमें कॉमन क्या है, वो उसकी एसेंस होगी। Inspection of the intentional character of consciousness shows that activity or neurosis of consciousness is directed upon the content of the activity, the pneuma again. This is not anything other than the consciousness itself. और यहाँ पे it gets a little tricky and difficult to understand what he is saying, but ये फिर से रिपीट होगा तो वहाँ पे और क्लैरिफाई हो जाएगा। In other words, he is saying in layman terms for now that consciousness is always of something. In inspection of this intentional character, it always has an intent. There would always be some content to consciousness. क्या कहते हैं कि inspection of this intentional character of consciousness, what does it show? It shows that the activity of consciousness is always directed upon content of the activity. किसी न किसी चीज पे डायरेक्टेड होगी ही कॉन्शियसनेस। दिस इज नॉट एनीथिंग अदर देन कॉन्शियसनेस इटसेल्फ। द नॉर्मल प्यूटेटिवली एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटेंडिंग हैव बीन ब्रैकेटेड। मुझे कुछ नहीं समझ आया, आगे बढ़ते हैं। इमेजिनरी वेरिएशन माइट अकॉर्डिंगली बी कंस्ट्रूड एज नॉइसेस एक्टिंग ऑन द नोमा। ये आएगा फिर से, तब बेहतर समझ आएगा। अब ये सब करने के बाद मिला क्या हमको? What the phenomenological method reveals, हसल के हिसाब से, is that whereas from natural attitude the world seems to be given and pre-existent. Natural attitude क्या था? जो हमारा आम तरीका है जिंदगी का है, an itch here, a pain there, a hunger pang, वो सब चीज़ें कहते हैं। जब आप ये phenomenological method अप्लाई करोगे, आपके पास ये हकीकत जाहिर होती है कि नेचुरल एटीट्यूड से दुनिया आपको लग रहा था एज प्री एग्जिस्टेंट। व्हेन वी रिवर्स आवर गेज, जब आप अंदर देखोगे एंड लुक एट आवर एक्सपीरियंस इटसेल्फ, वी सी दैट द वर्ल्ड इज प्रेजेंट फॉर अस, दैट इज रिलेटेड टू द सब्जेक्टिविटी ऑफ कॉन्शियसनेस। इट हेल्प्स टू रिकॉल कांट्स थीसिस that the way the world appears to us is a function of the way we experience it. The way world appears to us is the function of what? The way we experience it. In his view, our sensory modalities and our a priori apparatus of concepts shape and organize the raw data of experience into a world. For Husserl, the question to be answered is, how is it possible that a world conceived as independent has its origin in us? Husserl के लिए सवाल क्या है कि ये कैसे पॉसिबल है जिस दुनिया को हम कंसीव करते हैं एज इंडिपेंडेंट, उसका असली ओरिजिन हमारे अंदर है।
Problems for the project soon enough become apparent. जो करने निकले थे उसके लिए दिक्कतें apparent आ जाती है हमारे सामने. How is intersubjectivity possible if the fundamental conditions of lived experience are so deep in subjectivity? What about the unconscious? What about the experience of embodiment, which is hard to explain away even in the best efforts of reduction? Late in his career, Husserl became convinced that consciousness cannot be understood solipsistically, but has an essentially communal dimension. ये इसका कहने का मतलब कि लेटर हस्टल को ये समझ आने लगा कि इसका एक्सटर्नल डायमेंशन भी है कॉन्शियसनेस का. यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट ओनली बाय लुकिंग इनटू इट, यू विल आल्सो हैव टू लुक आउटसाइड इन अ वेरी रुडिमेंट्री वे यू कैन अंडरस्टैंड इट. ये जो ये सॉलिप्सिस्टिक मतलब सिर्फ यू कैन ओनली नो द कंटेंट ऑफ द ब्रेन इट्स माइंड इटसेल्फ, दैट्स ऑल यू कैन नो. अब ये क्या कह रहे हैं कि नहीं, इसका एक कम्युनल डायमेंशन भी है. कम्युनल डायमेंशन है डायमेंशन रिलेटेड टू कम्यून. कम्यून मीन्स ए ग्रुप ऑफ पीपल, दैट मीन्स बाहर. So he turned his attention to the life world, the world as we live in, the world as we live in it prior to analyzing and theorizing anything about it. The life world is social, political, historical environment जिसमें लोग आपस में interact करते हैं और communicate करते हैं. Abstract though his earlier enquiries appear, Husserl thought that phenomenology would reveal the ultimate underlying nature of what empirical psychology seeks to investigate. क्या इनका मकसद था कि इससे आपको अंडरलाइंग रियलिटी समझ आने लगेगी. देयरफॉर ही ऑलवेज हैड ए प्रैक्टिकल पर्पस इन व्यू. ये एक आइडियल थेरेटिकल फलसफा नहीं करना चाहते थे. ही सॉ द प्रोजेक्ट ऑफ फेनोमेनोलॉजी एज ए न्यू साइंस, और ये कोशिश करते थे इसको एस्टेब्लिश भी करें एज ए न्यू साइंस. जैसे डिफरेंट डिफरेंट साइंसेस बन जाती हैं वक्त वक्त के साथ, पहले नहीं थी वो साइंसेस, ऐसे ही ये समझते थे कि एक दिन ये भी एक साइंस बन जाएगा, और चाहते थे कि इनके स्टूडेंट्स इनकी मदद करें इसमें. बट नन ऑफ हिज स्टूडेंट्स केम फॉरवर्ड फॉर दैट प्रोजेक्ट, इंक्लूडिंग वन ऑफ हिज फेवरेट एंड हिज असिस्टेंट्स हाइडेगर. बहुत मशहूर हस्ती है हाइडेगर भी, वो भी नहीं आए इस प्रोजेक्ट के लिए. एंड उसका हाइडेगर का अलग होना हसल को बड़ा बुरा लगा ये चीज़, तो इट वाज अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर हिम. ज़िंदगी के आखिरी अयाम में टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ, आपको पता ही है हज़रत जीव थे, तो जर्मनी नाजी था इस टाइम पे, 1930s में तो हो गया था शुरू. तो हसल फेल्ट द फॉलोइंग पॉइंट poignantly. He became convinced that not understanding the basis of consciousness, but instead predicating all efforts at understanding humanity and the life world on the basis of natural attitude alone was precipitating the world in crisis. अब इनको और ज़्यादा ज़रूरी लगा कि मेरा काम हो गया. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्होंने अपने बेटे को खोया था. नाउ इन फ्रेबर्ग ही हैड टू मूव हाउस बिकॉज ऑफ हिज Jewishness. That did not allow him to stay there. जब दुनिया से रुखसत हुए तो few came to his funeral. हाइडेगर खुद नाजी पार्टी के मेंबर थे, बहुत बड़े फिलोसफर है हाइडेगर, बट ही वॉज अ मेंबर ऑफ नाजी पार्टी. वो भी नहीं आए अपने उस्ताद के फ्यूनरल पे. बाद में एक्सप्लेन किए कि ज़ुकाम था, नहीं आ सकता था. फेनोमेनोलॉजी जो इन्होंने एस्टेब्लिश की है कॉन्टिनेंटल फ़लसफ़े पे अपनी छाप छोड़ के गया. इट हैड ए मेजर इन्फ्लुएंस देयर, दो नॉट इन द ओरिजिनल फॉर्म जिसमें हस्टल ने पहले इसको सोचा था, बट रादर इन द फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंशियल फेनोमेनोलॉजी, जिसको सात्र हेडेगर ने इन्होंने आगे बढ़ाया. और ऐसा लगता है कि हस्टल हिमसेल्फ वाज मूविंग टुवर्ड्स इट ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ. ये हो गया हमारा इसका पहला रीडिंग फ्रॉम ग्रेलिंग. अब हम इसको फिर से एक्सप्लोर करते हैं, जो पूरी बात हमने की फ्रॉम अनदर मटेरियल, उसे और समझ आ जाना चाहिए, और अल्लाह ताला की मर्जी हुई तो आ भी जाएगा. ये हजरत कहते हैं कि फेनोमेनोलॉजी एक फिलोसॉफिकल मेथड है
जो हमारे अराउंड फेनोमेना है उनको इन्वेस्टिगेट करने का। कहने का मतलब चीज़ों का ट्रू नेचर समझने का मेथड है ये एप्रियोरी है और इंट्यूटिव इन्वेस्टिगेशन है। हस्टल के हिसाब से इट इन्वॉल्व्स डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ऑफ सब्जेक्टिव प्रोसेसेस। ठीक। बाय फेनोमेनोलॉजी हेगल meant different stages of development of consciousness, लेकिन हस्टल के हिसाब से he used the word in different sense altogether. According to Husserl, it is the study of phenomena that is appearances of things or things as they appear in our experience or the way we experience things. हस्टल फलसफे को डेवलप करना चाहते थे एज अ रिगरस साइंस, एज अ साइंस ऑफ ऑल साइंसेस, और इसके लिए फेनोमेनोलॉजी वो चाहते थे हैज़ टू बिगिन विद एब्सोल्यूट पॉवर्टी ऑफ थॉट्स, वी विल एज्यूम नथिंग। कहते हैं कि हम कोई असेट कोई एजम्पशन लेकर नहीं स्टार्ट करेंगे अपना फ़लसफ़ा। आप देखेंगे फिर से वो डेकार्टियन हिंट्स थोड़ी थोड़ी। कहने का मतलब फ़लसफ़े को आज़ाद करना पड़ेगा फ्रॉम एनी प्रिजम्पशंस या प्रिसपोजिशंस। हसल सेज दैट वी आर एफिलिक्टेड विद सर्टन प्रिमिटिव लुक और नेचुरलिस्ट बिलीफ विच कंसील्स द ट्रू नेचर ऑफ थिंग्स। ये जो हमारी एजम्पशंस हैं हम इसको थोप देते हैं चीज़ों पे। What we take as nature of objects is only concealment. जिसको आप ऑब्जेक्ट समझ रहे हैं वो तो ऑब्जेक्ट को छुपा रहा है। True nature has been concealed and phenomena is the true nature. However, this concealment is contingent, dependent, खत्म हो सकती है ये, तो इस वजह से ये रिमूव भी हो सकती है। तो हस्रल का स्लोगन है बैक टू द ओरिजिनल्स, बैक टू द ओरिजिन ऑफ थिंग्स। वापस चलो। हस्टल का मकसद है टू फाइंड सेल्फ प्रूव्ड सेल्फ गिवन बेस, जो खुद से साबित हो, फर्दर उसको साबित करने की ज़रूरत ना पड़े, और उस पे फिर मैं अपनी पूरी बिल्डिंग खड़ी करूँगा। और इसके लिए ये कहाँ से लाऊं ये बेस? कार्टिशियन डाउट, डेकार्ट ने कार्टिशियन डाउट का मेथड इस्तेमाल करके एक फर्म बेस लाई। क्या थी उनकी फर्म बेस? कि देखो दिस कैन नॉट बी डाउटेड दैट आई एम डाउटिंग, ये उनकी बेस थी। ये कह रही हैं कि हम भी करेंगे कुछ। इनका मेथड क्या है? फिनोमेनोलॉजिकल मेथड। दैट इज थ्रू दिस मेथडोलॉजी ये कंसीलमेंट रिमूव हो जाएगी और ट्रू फिनोमेना, ट्रू एसेंस तक हम पहुंच पाएंगे। ही वांटेड टू स्टडी द ट्रू नेचर ऑफ थिंग्स जो हमारी कॉन्शियसनेस में आते हैं। हसल कहते हैं कि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो डिस्टॉर्टेड है। क्यों है ये डिस्टॉर्टेड? क्योंकि हजरत आपके जो एक्सपीरियंस है उसमें प्रिसपोजिशंस है, उसमें थियरीज का इम्पैक्ट है, उसमें ओपिनियंस का इम्पैक्ट है, जजमेंट्स, प्रेजुडिस और ऐसी लंबी लिस्ट, ये सब उसको डिस्टॉर्ट कर देते हैं। ठीक है उस्ताद। हसल जानना चाहते हैं कि प्राइमोडियल प्रेजेंटेशन हमारे जो एक्सपीरियंस की है, जो प्राइमोडियल मतलब फ्री फ्रॉम ऑल डिस्टॉर्शंस एंड डिफॉर्मेशंस, वो कैसी होती? इफ देयर वाज नथिंग दैट वुड distort our experience, how would our experience be then? हसरल ये जानना चाहते हैं ये जो प्राइमोडियल फॉर्म होगी, क्योंकि इसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, इसमें कोई ओपिनियन थ्योरी वगैरह नहीं है, तो ये सब्जेक्टिव भी नहीं होगी, ये कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव होगी एंड इट वुड बी सेल्फ प्रूवन। लेकिन हसरल को ये करने में एक बड़ी दिक्कत आती है। देयर इज ए मेजर हर्डल विच ही मस्ट फर्स्ट गेट ओवर। ही सेज कि हम बेहद डिस्टॉर्टेड हैं। We are attached or distorted by two types of beliefs and attitudes. We have to overcome them. तो हम पूछते हैं हसल साहब ये कौन से दो बिलीफ्स हैं, बताएं हमें। तो हसल वापस कहते हैं साइकोलॉजिकल बिलीफ्स और नेचुरलिस्टिक बिलीफ्स। अभी अभी रीडिंग में नेचुरलिस्ट बिलीफ का जिक्र हुआ था। ठीक है उस्ताद, ये बता दें है क्या साइकोलॉजिकल बिलीफ्स और नेचुरलिस्टिक बिलीफ्स? तो उस्ताद वापस जवाब देते हैं साइकोलॉजिकल बिलीफ्स का कि देखिए इसके इन्फ्लुएंस में आकर आप और आप जैसे बहुत बड़े थिंकर्स भी
They do not merely confine themselves to the psychological explanation of mental states, but they try to explain philosophical, logical, and mathematical ideas in terms of laws of psychology. So, what he is doing is he is in a way criticizing psychologism. ये कहते हैं कि आप हजरत क्या करते हैं, यू डिफाइन इवन लॉजिक एज अ साइंस दैट स्टडीज एक्चुअल ऑपरेशन ऑफ माइंड. साइकोलॉजी कॉन्शियसनेस को ट्रीट करती है एज अ सेट ऑफ मेंटल स्टेट्स. These states are rapidly changing and also they are subjective. They cannot give necessary and universal truths of maths and logic. अगर mental states consciousness change हो रही है हर मिनट में, हर पल में, तो it cannot give us universal truths of maths and logic. Finally, psychologism इस वजह से it will lead to relativism and skepticism. ये हो गए साइकोलॉजिकल बिलीफ जो एक हर्डल है. दूसरा हर्डल क्या है उस्ताद? कहते हैं नेचुरलिस्टिक बिलीफ्स. ये क्या है? ये कहते हैं इनको भी रिमूव करना है. नेचुरलिस्टिक बिलीफ्स के अनुसार अकॉर्डिंग टू देम वट एवर इज गिवन इन सेंस एक्सपीरियंस इज टेकन एज ट्रू. ये हमारे नेचुरलिस्टिक बिलीफ्स है. इन अदर वर्ड्स दे टेक एवरीथिंग बिलोंगिंग टू नेचर एज ऑब्जेक्टिवली ट्रू. एनीथिंग विच इज नॉट पार्ट ऑफ नेचर इज रिजेक्टेड. ये हमारा कॉमन सेंस बिलीफ ऐसा ही होता है. इसको वो नेचुरलिस्टिक बिलीफ कहते हैं. इसमें क्या माना जाता है कि नेचुरल लॉज जो हैं दे आर कैपेबल ऑफ एक्सप्लेनिंग ऑल पॉसिबल फेनोमेना. और इस वजह से सभी जो थेरीज हैं दे शुड बी रिजेक्टेड एज मिथ्स एंड सुपरस्टिशंस अदर देन साइंटिफिक लॉज. आपको पता ही होगा इनके दौर में तो एनालिटिकल फलसफा अपने पंख फैला रहा है, साइंटिफिक रेवोल्यूशन चल रहा है. सो यू कैन अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट इन विच ही इज स्पीकिंग. ये कहते हैं, और ये क्या करने की कोशिश करते हैं नेचुरलिस्ट? ये कॉन्शियसनेस को नेचुरलाइज करने की कोशिश करते हैं. इनके हिसाब से कॉन्शियसनेस क्या है? किडी कॉन्शियसनेस. ब्रेन है जो है, ब्रेन और कॉन्शियसनेस एक ही चीज़ है. एंड ब्रेन इज ए फिजिकल थिंग. सो ये मटीरियलिस्टिक फिनोमेना का एक उस पर भी क्रिटिसिज्म है थोड़ा सा. दे फर्दर से दैट साइकोलॉजी इज नो लॉन्गर द स्टडी ऑफ साइकिक बट द बिहेवियर ऑफ बॉडी बेस्ड ऑन स्टिमुलस रेस्पॉन्स फॉर्मूला. हसल कहते हैं कितना बहुत खूबसूरत स्टार्ट हमने किया था डेकार्ट में, ये कहाँ पहुँच गया, क्या हो गया हमारे साथ. ही एडमायर्ड डेकार्ट फॉर हिज मेथड ऑफ डाउट. हर चीज़ को हम पहले रिजेक्ट करेंगे फिर अपना फलसफा शुरू करेंगे. उनके मेथड ऑफ डाउट को ही एडमायर्स एंड मेकिंग कॉगितो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फाउंडेशन ऑफ ऑल फिलोसॉफिकल थॉट्स. येट हसल सेज डेकार्ट से भी गलती हो गई. क्या गलती होगी? He indirectly presupposes the existence of natural world. हम वो भी नहीं करेंगे. तो हस्टल के हिसाब से ये नेसेसरी है कि हम दोनों साइकोलॉजिकल और नेचुरलिस्ट एटीट्यूड दोनों को रिजेक्ट करें टू ग्रास्प द रियल नेचर ऑफ थिंग एज दे प्रेजेंट देमसेल्व्स इन आवर कॉन्शियसनेस. सब बिलीव्स हम पहले रिमूव करेंगे. एक रिगरस साइंस, इट मीन्स रिजेक्शन ऑफ ऑल प्रिसपोजिशंस. जैसे डिडक्टिव सिस्टम. डिडक्टिव सिस्टम कोई भी हो, इट स्टार्ट्स विद सर्टेन एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स. कोई भी डिडक्टिव सिस्टम अपने एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स को प्रूव करने की कोशिश नहीं करता और उनको वो एक्सेप्ट करता है प्रिसपोजिशन पे. जैसे अगर आप यूक्लिडियन ज्योमेट्री की बात करेंगे, आप तो देखते हैं इन अ राइट ट्रायंगल द square of hypotenuse is equal to the square of base plus the square of altitude. ये जो ये नतीजा निकला, ये नतीजे में अगर आप पीछे जाएंगे 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 रिड्यूस करते जाएंगे उसको, यू विल रीच फाइनली अ पॉइंट. इसको तो आप प्रूव कर सकते हैं, इसको, इस थ्योरम को, पाइथागोरियन थ्योरम. लेकिन जो इसकी बेसिस है, जब रिड्यूस उसको करते जाएंगे, यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, यूक्लिड्स एक्सियम्स, वो क्या है उसको आप साबित नहीं कर पाओगे. जैसे पॉइंट, व्हाट्स अ पॉइंट, व्हाट्स अ प्लेन, व्हाट्स अ लाइन, ये चीज़ उनकी डेफिनेशन, वो आपको बाय डेफिनेशन माननी पड़ेंगी. उसके बाद आप उससे पूरा मैथमेटिक्स का निकाल सकते हैं. यूक्लिडियन मैथमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, यूक्लिडियन ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ.
फिर नॉन यूक्लिडियन भी है, उसके अपने पॉस्टुलेट्स हैं. तो you deduce all this system, and these deductions are always right as long as the axioms are right. But the thing is, are the axioms proven or they are supposed? Axioms by their definition are supposed, otherwise they would not be axioms. हो गया ये मसला. रैशनलिस्ट हजरात क्या करते हैं, ये एज्यूम करते हैं कि रीज़न हमको जवाब दे सकता है. ब्रैकेट करो इसको, दफ़ा करो रूम से. असल कहते हैं हमको क्या पता रीज़न कर सकता है आंसर कि नहीं. हमको पता है रीज़न है, ये मत बोलो ना कि ये कर सकता है इसको सॉल्व. वी डोंट नो. तो ये एक प्री सपोजिशन है. फिर रैशनलिस्ट को मार पड़ी तो एम्पेरिसिस्ट खुश हो गया, तो हसरल मुड़ गया अब एम्पेरिसिस्ट की तरफ. बोलो तुम क्या कह रहे हो, तुमको तो कुछ भी नहीं पता. तुम कहते हो कि सेंस एक्सपीरियंस इज इनफैलिबल. हमें कैसे पता है इनफैलिबल है, नहीं पता हमको ये भी. तो पड़ी दोनों को डांट. अब दोनों को सिंथेसाइज किया था कांट ने, अब कांट हंस रहे हैं. तो हसरल मुड़े अब कांट की तरफ भी. हाँ, यू आर ए ग्रेट क्रिटिकल थिंकर, बट यू टुक फॉर ग्रांटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ साइंटिफिक नॉलेज. निकलो यहाँ से तुम भी बाहर. कांट शरीफ ही हैं, आपको पता ही है, हमने बात की थी, बड़े तमीज़ वाले इंसान थे, सर झुका के निकल गए. हेगल वॉज प्राउड. हेगल ने कहा था कि मेरे लॉजिक से तो खुदा भी नहीं बच सकता. तो हेगल बचे कमरे में अकेले. हसरल और हेगल ने आंखें मिलाई. हेगल से कहा आप तो और भी महान है, लेकिन आपने भी एज्यूम कर दिया कि डायलेक्टिक मेथड कैन रिवील एवरीथिंग, आप भी निकल जाए. तो हसरल के हिसाब से फिर वो आखिरी खुद ही खड़े रहे रूम में कि ये सारी प्री सपोजिशंस इंक्लूडिंग टू काइंड्स ऑफ बिलीफ्स दे डिस्टॉर्ट आवर कॉन्शियसनेस. अब क्या कह रहे हैं हसरल, हसरल कहते हैं देखो बेटा, ये जो डिस्टॉर्शंस हैं अगर आप ध्यान से देखो, ये हम दो तरीके के देख सकते हैं. नेचुरलिस्टिक बिलीफ्स की वजह से जो डिस्टॉर्शंस होते हैं दे आर आउटसाइड, दे आर एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज. खुद को पाक करो इनसे, ये लेकिन बाहर का है, दीज आर एक्सटर्नल. और ये जो साइकोलॉजिकल इम्प्योरिटीज है, ये जो पोल्यूट कर दिया हमारी कॉन्शियसनेस को, दिस इज फ्रॉम इनसाइड. सो वी हैव टू गेट रिड ऑफ एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज एंड इंटरनल इम्प्योरिटीज. बाहर के लिए आपको गुस्ल करना पड़ेगा, वुजू करना पड़ेगा, और इंटरनल के लिए आपको तरीक़त फॉलो करनी पड़ेगी, वही अब वो बताएंगे. सो द प्रोसेस थ्रू विच कॉन्शियसनेस इज प्यूरिफाइड फ्रॉम बोथ ऑफ दीज थिंग्स, उस प्रोसेस का नाम है फिनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन. कि ये तज़किया कैसे होगा, उसका नाम है फिनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन. अब उस्ताद हमको ये भी बता दीजिए ये क्या है फिनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन. कहते ठीक है, बता देते हैं ये क्या होता है. इट्स अ रेडिकल, रिगरस एंड ट्रांसफॉर्मेटिव मीडिएटिव टेक्निक. सब कुछ बोल दिया एक ही सेंटेंस में, क्या क्या है ये तो हमको कुछ समझ आया नहीं. होता क्या है इससे उस्ताद, तो कहते कि जब तुम ये टेक्निक को फॉलो करोगे, वन इज एबल टू लिबरेट वन सेल्फ फ्रॉम द कैप्टिवेशन. कौन सी कैप्टिवेशन, नेचुरलिस्टिक और साइकोलॉजिकल बिलीफ्स की. वन इज एबल टू व्यू द वर्ल्ड एज द वर्ल्ड ऑफ एसेंसेस, फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशन. हसल के हिसाब से एक इंसान आज़ाद हो जाता है, किससे, कैप्टिवेशन इन एन एक्सेप्टेडनेस. ये इनकी टेक्निकल टर्म है, कैप्टिवेशन इन एन एक्सेप्टेडनेस, जहाँ पे आप ये चीज़ें रेडीली एक्सेप्ट कर रहे होते हो. इस चंगल से आपको बचाना है. जब आप इससे फ्री हो जाएंगे, आप इस कायनात को देखोगे एज द वर्ल्ड ऑफ एसेंसेस, फ्री फ्रॉम ऑल द कंटेमिनेशन, इम्प्योरिटीज, प्रेजुडिसेस, बायसेस, प्रीसपोजेस, सब दफ़ा. ये टेक्निक है जहाँ आप यू स्ट्रिप थिंग्स और यू प्योरीफाई थिंग्स. द टेक्निक हैज़ टू स्टेप्स. ये वही है, एक ज़ाहिरी सफाई, एक बातिनी सफाई, एक बाहर की सफाई, एक अंदर की सफाई. तो कहते हैं इसमें दो चीज़ें करनी पड़ेंगी. क्या करना पड़ेगा उस्ताद, एक तो इपॉक और दूसरा प्रॉपर रिडक्शन. ये हमारे लिए तो अल्फाज हैं, हमें ये समझाइए ये होता क्या है. कहते हैं दीज आर टू बेसिक इंटरनल मोमेंट्स ऑफ द फेनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन. ये दो चीज़ें करनी है, ये कोई स्टेप्स नहीं है, ये कोई स्टेजेस नहीं है, ये दोनों म्यूचुअली रिक्वायर्ड हैं.
ऐसा नहीं है कि पहले एक करोगे फिर दूसरा करोगे, ना ना ना, दे आर म्यूचुअली कंडीशनड। ये दोनों इंटरनल है, लॉजिकल मोमेंट्स है, दे आर नॉट टू स्टेजेस, इसको ऐसे ना समझना। अब उस्ताद बताएं होता क्या है ये। कहते हैं इपॉक तुम्हारी कॉन्शियसनेस को बाहर के इन्फ्लुएंस से साफ करेगा, दैट इज नेचुरलिस्टिक बिलीफ्स को रिमूव करेगा। और रिडक्शन प्रॉपर, दैट प्यूरिफाइज कॉन्शियसनेस इंटरनली। इंटरनली फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम साइकोलॉजिज्म। Through these two basic movements, we will gain what? We will gain the true nature or essence of things given in our consciousness. ठीक है हजरत, अब हमको बताइए ये एक एक करके होता क्या है इपॉक, रिडक्शन क्या होता है। कहते ठीक, कहते इपॉक इज ब्रैकेटिंग, डिस्कनेक्टिंग, मेकिंग इनएक्टिव, सस्पेंडिंग, कीपिंग इन अबेयंस, सेटिंग असाइड, स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस फ्रॉम एवरीथिंग। ये हमने अभी अभी बात की ग्रेलिंग वाली रीडिंग में। इस मेथड में यू कैन सी हस्टल इज स्पीकिंग द लैंग्वेज ऑफ रेने डेकार्ट। उनका जो मेथड ऑफ डाउट है ये ने वे ये वही है, वही नहीं है बट मतलब उसकी हिंट आपको दिखेगी। डेकार्ट का मकसद क्या था? टू मेक एन इंक्वायरी फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस सो दैट ही कुड रीच, जो उन्होंने टेक्निकल टर्म यूज की थी, क्लियर एंड डिस्टिंक्ट आइडियाज, और वहां से उनको क्राइटेरिया ऑफ ट्रूथ मिलेगा। क्या था उनका क्राइटेरिया ऑफ ट्रूथ? द ट्रूथ इज ऑलवेज क्लियर एंड डिस्टिंक्ट। तो इस मेथड के इन्फ्लुएंस में हस्टल अपना मेथड बताते हैं इपॉक का। टू मेक एन इम्पार्शियल इंक्वायरी पॉसिबल यू नीड टू नो ए मेथड, राइट? उसूल खड़ा करो पहले अपना, उसूल सेट हो गया, कंक्लूजन आसानी से निकल जाएंगे। तो इस पर्पस के लिए ही सेज कि जो भी चीज़ें हर्डल क्रिएट करते हैं, whatever things that create obstacles, we have to put them into brackets, और ब्रैकेट को मल्टीप्लाइड बाई 0 दफा करो। सो ही सेट्स असाइड ऑल साइंटिफिक एंड मेटाफिजिकल थियरीज, सब कैंसल। हसल कहते हैं कि देखो बेटा, हम हमारी जिंदगियां जीते हैं इन द कैप्टिवेशन इन एन एक्सेप्टेडनेस, दैट इज हम अपनी जिंदगी को ऐसे जीते हैं इन एन अनक्वेश्चनिंग सॉर्ट ऑफ वे। वी टेक फॉर ग्रांटेड आवर बॉडीज, आवर कल्चर, आवर लैंग्वेज एट्सेट्रा, ये सब हमने फॉर ग्रांटेड लिया, हमें क्या पता। डेकार्ट ने भी सिमिलर बात कही थी। उन्होंने क्या कहा था? एवरीथिंग कैन बी डाउटेड। कह रहे हैं हमको इनकी हकीकत नहीं पता, ये इनको रिजेक्ट नहीं कर रहे, ये कहते हैं हो भी सकते नहीं भी हो सकते, लेकिन फलसफा करने के लिए पहले हम इनको ट्रस्ट नहीं करेंगे। कहते हैं हर एक कोई इंसान इनको एक्सेप्ट करता है, और ये एक्सेप्टेंस आपको कैप्टिविटी में रखती है। इपॉक एक प्रोसीजर है जहाँ पे आप अब चीज़ों को एक्सेप्ट करने वाले नहीं हैं। You are no longer willing to accept all of these things. We simply bracket them, we suspend them, we put out of action all of these things for a time being, जब तक हमें हकीकत समझ ना आए। ये डिनायल नहीं है दुनिया का, दुनिया है, उस पर डाउट नहीं कर रहे, कह रहे लेकिन हमारी स्टडी के लिए अभी हमको ये करना है। द सेकेंड इम्प्लीकेशन ऑफ द epoch is that who it is that is doing the suspension. ओके, कॉमा होना चाहिए था, कोई बात नहीं। क्या कह रहे हैं कि दूसरा मसला है ये ब्रैकेटिंग कर कौन रहा है, ये सस्पेंशन किया किसने, ये जो आपने किया ये किया किसने। दिस लीड्स अस टू रिडक्शन प्रॉपर। कहने का मतलब महज ब्रैकेटिंग करने से डज नॉट टेक अस टू द एसेंस। अभी तक इसने सिर्फ कॉन्शियसनेस को प्योरीफाई किया बाहरी इम्प्योरिटीज से, अभी सिर्फ गुस्ल हुआ है, वुजू हुआ है, अभी बातनी तज़किया नहीं हुआ है। कॉन्शियसनेस इज स्टिल इम्प्योर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ साइकोलॉजिकल एटीट्यूड। अभी आपका एक्सटर्नल एटीट्यूड साफ हुआ है, साइकोलॉजिकल एटीट्यूड तो अभी वैसे का वैसा है। इसके लिए क्या करे उस्ताद? फर्दर रिडक्शन। Hence, it logically requires another internal basic movement, which he calls reduction proper. Reduction proper क्या है?
यहाँ पे we can understand all the transcendental insight in which we blast open captivation in an acceptedness, free from these shackles. ये transcendental क्यों है? Precisely because it's an insight outside the acceptedness that is holding us in captivity. The kind of seeing is more like the kind of seeing that occurs when one discovers that mud or the carpet was put there by oneself and not by another. हसल के हिसाब से ये रिडक्शन 3 तरीके की होती है: साइकोलॉजिकल, एडिटिक और ट्रांसेंडेंटल। क्या होता है उस्ताद? ये कहते हैं साइकोलॉजिकल प्यूरिफिकेशन कॉन्शियसनेस की, ये होती है मेंटल स्टेट्स को एलिमिनेट करना, फीलिंग्स को रिमूव करना, मूड रिमूव करना, हैप्पीनेस रिमूव करना, बायसेस रिमूव करना, ये सारी चीज़ें, ये सारी मेंटल स्टेट्स दे विल क्रिएट प्रॉब्लम्स। और प्योर कॉन्शियसनेस अपने प्योरिटी में फंक्शन नहीं कर पाएगी। ठीक है उस्ताद, समझ गए साइकोलॉजिकल रिडक्शन। ये एडिटिक रिडक्शन क्या है? ये कहते हैं जो ऑब्जेक्ट्स दैट आर प्रेजेंटेड इन द कॉन्शियसनेस, दे आर ऑल्सो टू बी फ्री फ्रॉम एक्सीडेंटल प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। उनको भी उनके एक्सीडेंटल प्रॉपर्टीज से रिमूव करना है। ओनली आफ्टर दिस कॉन्शियसनेस कैन ग्रास्प द प्योर फेनोमेना। जब आपने चीज़ के भी एक्सीडेंटल प्रॉपर्टीज रिमूव किए उससे, कॉन्शियसनेस में प्रेजेंट हुई गाय, ब्राउन गाय, लेकिन ब्राउन इज एन एक्सीडेंटल क्वालिटी ऑफ ए गाय, रिमूव करो ब्राउन। ओनली आफ्टर दिस कॉन्शियसनेस कैन ग्रास्प प्योर फेनोमेना जो आपके सामने था। असली गाय होती क्या है तब होगा जब आप गाय के सारे एक्सीडेंटल प्रॉपर्टीज रिमूव करेंगे। द एसेंस ऑफ थिंग्स यू विल अंडरस्टैंड। Once the object is dissociated with the accompanied accidental characteristics, consciousness can directly perceive the essence. Consciousness directly essence को perceive करेगी अब। These essences cannot be perceived by sense experience. Sense experience तो ब्राउन कलर की गाय दिखाएगा, 5 फीट ऊंची, 8 फीट लंबी गाय, जर्सी ब्रीड की, वो ये दिखाएगा आपको। लेकिन जब आप एडिटिक रिडक्शन करेंगे, आपने ब्रीड रिमूव की, हाइट रिमूव की, लेंथ रिमूव की, सारी एक्सीडेंटल प्रॉपर्टीज रिमूव की, अब क्या बचा? एसेंस गाय की बची। ओनली एडिटिक इंट्यूशन कैन ग्रास्प द एसेंस। सच इंट्यूशन कैन डायरेक्टली परसीव द एसेंस इन द सेम मैनर जैसे आंखें शेप, साइज, कलर को देखती है। एडिटिक इंट्यूशन डायरेक्ट एसेंस को देखता है। In the beginning, Husserl thought like John Locke that we can abstract essence from the observed object. अगर आपको याद हो एब्स्ट्रैक्शन का, क्या आप उसको खींच सकते हैं, निचोड़ सकते हैं एसेंस को फ्रॉम इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स। बट लेटर ही रिजेक्टेड इट एंड असर्टेड दैट एसेंस इज डायरेक्टली गिवन इन द ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब, फिर से रूडिमेंट्री वे में, लॉक कह रहे थे कि आपके पास 6 गाय हैं सामने, अभी आपको नहीं पता गाय का कॉन्सेप्ट, 6 चीज़ें हैं जिनको हम गाय कहते हैं, वो आपके सामने, आप देखते हैं इनमें से कॉमन क्या है इनमें। ओके, दीज 5, 10, 15, 20 वट एवर थिंग्स आर कॉमन इन दैम, दैट यू एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम हिम एंड दैट्स व्हाट यू कॉल एन एसेंस। ये पहले हस्सल मानते थे, बाद में इसको रिजेक्ट करते हैं, कहते हैं ना 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 ना, एडिटिक इंट्यूशन डायरेक्टली एसेंस को देख लेता है। चाहे आपके पास एक ही गाय आए, जब फर्स्ट टाइम आपके पास गाय आई, आपकी आंखों ने ब्राउन कलर देखा, 5 फीट हाइट देखी, 6 फीट लंबी गाय इन 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 इट्स लेंथ, आपने जर्सी ब्रीड की गाय देखी या साहीवाल वटेवर, ये सारी चीज़ें आपने देखी आंखों से। लेकिन आपके एडिटिक इंट्यूशन ने डायरेक्टली एसेंस ऑफ गाय देखी। ये कह रहे हैं आप। द एसेंस विच आर रिसीव्ड इन दिस मैनर आर इन सम सेंस लाइक व्हाट। याद करें पहला फलसफा, हम वापस अर्थ इज राउंड हो गया साबित, प्लेटो पे पहुंच गए। उन्होंने यही बात कही थी, अगर आपको याद हो, आइडियाज दे आर यूनिवर्सल, जैसे प्लेटो के आइडियाज थे। फर्क क्या है दो में? प्लेटो के लिए आप हो ना हो, आइडियाज कहीं हैं, दे लिव समवेयर।
हसल के लिए नो 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 नो, कॉन्शियसनेस के बाहर कहाँ रहेंगे? दे कैन नॉट एग्जिस्ट आउटसाइड योर कॉन्शियसनेस. दीज एसेंसेस आर यूनिवर्सल बट दे नेसेसरली कोरिलेट विद कॉन्शियसनेस. अब आपको वो इंटेंशनैलिटी भी समझ आ जाएगी. But this does not mean that they are modifications of consciousness. No, no, no. They are given to the consciousness. For this reason, Husserl calls these essences neither real nor unreal, but irreal. Analytic philosophers क्या कमेंट करते हैं इस बात पे? I don't know, but ऐसे ही कह रहा हूँ कि they would say कि कोई वर्ड ही नहीं है. There is nothing that these things denote in the real world. ये रियल अनरियल, ये तो आपने एक लैंग्वेज गेम से दूसरी जगह अप्लाई कर दिया इसको. विटगेनस्टीन कहते हैं, वो कहते हैं इसका कोई एटॉमिक प्रोपोजिशन, एटॉमिक फैक्ट ही नहीं है इसका कोई दुनिया में. खैर, द एसेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड इन ए प्रियोरी मैनर. इन एसेंस दे आर मीनिंग्स, not existing objects. Even when the existing object is destroyed, the meaning remains, the essence remains. These meanings are essences given in pure consciousness. For this reason, Husserl takes them to be primordial. They are not influenced by anything internal or external. Hence, they become the basis of objectivity. हमारा मसला तो हल हो गया, लेकिन आपने तो कहा था 3 है, ये तो 2 में मसला ख़त्म हो गया. तो कहते नहीं, अभी नहीं हुई रिडक्शन कंप्लीट, अभी ट्रांसेंडेंटल रिडक्शन करनी है. The consciousness in which the essences are presented, it cannot be consciousness of any particular individual. तब तो फिर से वही होगा, सब्जेक्टिविटी आ जाएगी हर एक चीज़ में. Hence, transcendental reduction is needed in which empirical or psychological ego is also reduced. Individual ego को भी अब reduce करना है. Pure consciousness is not the property of any ego substance. Husserl has full admiration for Descartes for making cogito as the starting point of philosophy. लेकिन हसल के हिसाब से डेकार्ट तुम पहुंचे तो थे हकीकत तक, बट यू डिड नॉट नो कि कितनी बड़ी बात आपने कह दी. यू डिड नॉट फुली ग्रास्प द इम्प्लीकेशन ऑफ योर रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी. कहते हैं कॉगितो इज नॉट ए पर्टिकुलर सेल्फ. कॉन्शियसनेस इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल ईगो which is itself constructed by consciousness. Pure consciousness is entirely different from particularized consciousness. Pure consciousness, individual consciousness उसे परे है. That is, empirical self is to be bracketed in order to reach the pure consciousness. अब हमको individual empirical self को भी ब्रैकेट करो, बाहर कर दो इसको भी. Self must be transcended. If empirical ego is transcended, what remains is pure consciousness. इस लेवल पे phenomenological reduction अपने उरूज पे पहुंच गई. This is the highest it can reach. अगर हम ये ट्रांसेंडेंटल रिडक्शन को भी अप्लाई करें, सब कुछ ब्रैकेट हो गया. It means after all reductions we reach the level of transcendental consciousness. इसको अब further reduce नहीं किया जा सकता. Husserl calls this the foundation of all things, wonder of all worlds, which can never be bracketed further. Husserl कहते हैं कि original form of a thing is given by consciousness. It is the consciousness and it is for consciousness. It is through phenomenological methodology we have reached to the consciousness which is pure phenomena. Thus, according to Husserl, phenomena is the consciousness and is the ultimate reality. Ordinary objects are phenomena when we look at their invariant, necessary and universal aspects. वो हम हस्रल का एक और रीडिंग करेंगे, तो फिर से एक और रीडिंग इससे और क्लैरिफाई हो जाएगा मसला क्या है. हस्रल का इनकी राइटिंग है लॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस, और यहीं पे हमको बर्थ ऑफ फेनोमेनोलॉजी मिल जाती है.
एंड फेनोमेना और इस वर्ड के साथ आपका तारुफ ऑलरेडी कांट के यहाँ हो चुका है. एंड it can be considered to mean the way in which objects of the world appear to us. So, phenomenology is the study of phenomena, it's the study of things as they appear. तो सेंट्रल टास्क जो हसरल ने और बाय एक्सटेंशन फेनोमेनोलॉजी ने खुद पे ले रखा है वो ये है कि वो हमको एक टू प्रोवाइड अस अ clear, undistorted description of the ways things appear. क्योंकि the way we think they appear to us is distorted. It is distorted by many things जो हमने कल बात की थी. तो हमें अब ये डिस्टॉर्शंस रिमूव करने हैं. इसमें हमने कल देखा था फेनोमेनोलॉजिकल इपॉक और रिडक्शन. ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस में हम जो हमारे अराउंड की दुनिया है हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं और हम इसको मानते हैं कि ये एग्जिस्ट करती है इंडिपेंडेंटली ऑफ बोथ अस एंड आवर कॉन्शियसनेस ऑफ इट. यही आम इंसान का एटीट्यूड है रिगार्डिंग द वर्ल्ड. इसको हसरल नेचुरल एटीट्यूड कहते हैं और यही एक्सपीरियंस है जिसको तो पहले हमें ब्रैकेटाइज करना है. इसको हमने इंडिफरेंस के साथ देखना है. दिस मीन्स all the judgments which posit an independent existence of the world and all judgments which presuppose such judgments are to be bracketized. कहने का मतलब ignored. साइड कर दो उनको. कंसेप्ट्स, कैटेगरीज, लैंग्वेज जो भी है उसको साइड करो 2 मिनट की. कल हमने इसके लिए वर्ड एबेयंस का इस्तेमाल किया था. In this regard, Husserl claims that all empirical sciences which postulate the independent existence of world, उनको पहले तो गेम से बाहर कर दो. They are of no use to a phenomenologist. अभी हमारे काम के वो नहीं. इससे बिल्कुल ये नहीं कहा जा रहा है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती. इससे बस इतना कहा जा रहा है कि उसको कुछ टाइम के लिए इग्नोर करते हैं सो दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स एक्चुअली अपीयर टू अस विदाउट एनी प्री कंसीव्ड नोशंस. ये जो एपॉक है इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने आपको कल भी कहा था. आई एम नॉट श्योर. द स्पेलिंग इज EPOCHE या इसको ब्रैकेटाइजेशन भी कह सकते हैं आप. ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है फेनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन का. रिडक्शन में हमने देखा 2 चीज़ें होती हैं उसमें से एक एपॉक है, ब्रैकेटाइजेशन है. इसके बाद रिडक्शन प्रॉपर. 2 चीज़ें होंगी. लेकिन ये हमने कल भी देखा ये लीनियर नहीं है कि एक के बाद दूसरा होता है. दोनों एक साथ होंगे. ये रिडक्शन क्या है? ये वही प्रोसेस ऑफ इग्नोरिंग ऑल द ब्रैकेटाइज्ड बिलीफ्स. वट एवर बिलीव्स यू हैव रिगार्डिंग द वर्ल्ड उनको ब्रैकेटाइज करो, डिब्बे में डाल के उसको इग्नोर करो. ये क्या करेगा? ये ट्रू सब्जेक्ट मैटर ऑफ फेनोमेनोलॉजी को रिवील करेगा. What is that? The world as it appears in our consciousness. And the second thing, consciousness itself. For example, it is possible that our implicit belief in the independent existence of the world it will affect what we are likely to accept as accurate description. अगर आपने शुरू ही किया ये एजम्पशन के साथ कि बाहरी दुनिया है तो हसरल का मानना है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो जो भी हम अब एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन फॉर्म करने की कोशिश करेंगे उसको इसको कंसिडर करना पड़ेगा कि बाहर की दुनिया है. अगर सपोज इफ़ वी हैड ए क्लीन स्लेट, सब कुछ हमने ब्रैकेटाइज किया होता तो फिर जो एक्सप्लेनेशन दुनिया की मिलती और उसमें ज़ाहिरी दुनिया नहीं होती. आपकी एजम्पशन आपको फोर्स करेगी ये सोचने पे कि योर एक्सप्लेनेशन इज रॉन्ग. तो ये कहते हैं कि इस वजह से वी शुड डू अवे विद एवरीथिंग.
So it is possible that our implicit belief in the independent existence of world would affect what we are likely to accept as an accurate description provided to us in our consciousness. We may then find ourselves distorting or rejecting our phenomena because of our beliefs. किस वजह से ब्रैकेटाइज करना है? Thus, phenomenological reduction enables the phenomenologist to go back to things as they appear, not as they are believed to be. ये believed to be क्या? जो हमारा एक्चुअल एक्सपीरियंस हमें बताता है, दैट इज बिलीफ. हम पहले उसको रेड्यूस, क्या पता हमको बाद में पता चले कि वही सही है. हस्टल को उससे कोई दिक्कत नहीं है अभी. हस्टल कह रहे हैं अभी एबेंस में रखो. अगर फलसफा करना है तो फलसफा ऐसे होगा. You have to start with a very clean slate. It is precisely in this state in the realm of phenomena where we would find certain knowledge about phenomena. और वो फाउंडेशन होगी ऑल नॉलेज की. फिर है एडिटिक रिडक्शन. The results of phenomenology are not meant to be a collection of particular facts about objects or consciousness, but facts about essential nature of phenomena and their modes. That is, the essential features or nature of material objects perceived as given in our consciousness. लेकिन सवाल उठता है कि phenomenology description of experience है. Would it not limit phenomenological results to particular facts and particular individuals' experience? ये लिमिट होगा एक बंदे पे. हस्टल सेज इस वजह से आपको सेकंड रिडक्शन करनी है. एडिटिक रिडक्शन, दिस मस्ट बी परफॉर्म. इसका पर्पस क्या है? The purpose of eidetic reduction is to bracket and discard any considerations regarding the contingent and accidental nature of experience and focus instead on the essential natures of objects and acts of consciousness. This focus on essence is called intuition. ये हमने कल एग्जाम्पल लिया था कि गाय का रेड कलर, ब्राउन कलर, उसको वो एसेंशियल पार्ट नहीं है गाय का. तो जस्ट लिंकिंग इट विद यस्टरडेज डिस्कशन. इंट्यूशन में हम क्या करते हैं? वी इमेजिन द वेरिएशंस इन ऑब्जेक्ट्स एंड आस्क व्हाट होल्ड्स अप अमिड सच फ्री वेरिएशंस. कि ये जो मेरे पास 8 चीज़ें हैं सामने, समथिंग है 8 मेरे पास, इन सब को मैं गाय कहता हूँ. तो व्हाट इज़ कॉमन इन देम? ये वाली, इसकी हाइट 4 फीट है, इस वाली की हाइट 6 फीट है, ये वाली 8 फीट लंबी है, ये वाली 5 फीट लंबी है, ये वाली ब्राउन कलर की है, ये वाली वाइट कलर की है, ये वाली जर्सी है, ये वाली साहिवाल है. तो ये सब ऐड करके व्हाट एग्जैक्टली इज दैट काउनेस, ये हम देखना चाह रहे हैं. व्हाट इज द एसेंशियल यूनिवर्सल नेसेसरी फॉर्म ऑफ दिस काउ जो मेरे सामने है, विदाउट विच इट वुड बी ऑल टुगेदर इनकंसीवेबल. देखो ये जो ब्राउन है, विदाउट इट्स ब्राउननेस आई कैन कंसीव इट, बट व्हाट इज दैट विदाउट which it would stop being a cow, it would become, say, a buffalo, or say, a calf, a dog, a potato, whatever. So this eventually leads us to the essence. Eidetic reduction या intuition is hence in short an a priori method of gaining knowledge of necessities. Essences show themselves not to sensory intuition but to eidetic intuition. अभी एसेंस पे एक कमेंट है इनका. After the application of epoch and reduction, pure phenomenon is constituted. This is the culmination point of the method. Pure phenomena are the essence of experienced objects. These essence can be regarded similar to Platonic ideas. ये हमने कल भी देखा था, लेकिन कल हमने बात की थी कि डिफरेंस है इनमें. ये कहते हैं except that essence is not independent of consciousness. प्लेटो के आइडियाज कहीं हैं, चाहे आप हो या ना हो. तो Platonic ideas are independent existence. Essences are related to consciousness and at the same time are not purely mental.
They are not result of pure reason, as they are also from direct sense experience. They are directly perceived by consciousness. They are residue given in our consciousness. कल हमने इसको ऐसे समझा था कि जब एक तरीका देखने का है कि आप जो ये 5 एनिमल्स को देखे थे अभी कुछ देर पहले मिसाल में, जो मैंने काउस का एग्जांपल लिया था, तो आप क्या करते हैं, आप उससे एब्स्ट्रैक्ट करते हैं एक फॉर्म ऑफ काउ, उसको आप खींच लेते हैं समहाउ फ्रॉम दोज इंडिविजुअल काउज, एंड दैट्स व्हाट यू कॉल द एसेंस ऑफ इट. तो ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ये हमने कल बात की है इस बारे में. हसरल कह रहे हैं ऐसा नहीं है, अगर एक भी काउ होती हम तब भी ये कर लेते, क्योंकि लेट्स कॉल इट 2 मिनट के लिए परसीविंग. ही डज नॉट कॉल इट दैट. You perceive a cow through your eyes. Husserl would, in a way, he doesn't say it. In a way, he is saying, कि no, you don't perceive a cow through your eyes. Through your eyes, you perceive the shape, the color. Through your nose, you perceive its smell. Through your skin, you perceive its texture. Through your internal sense experience, you perceive the cow. अब आपको ये समझ आ रहा होगा कि एक तरीके का सेंस एक्सपीरियंस ही है, डायरेक्ट हमारी कॉन्शियसनेस में काव आ जाती है. तो एक ही काव से आपने कोई एब्स्ट्रैक्ट नहीं किया. अब आपको ये भी दिख रहा होगा कि इनका जो एसेंस का कंसेप्ट है ये 100% रियल भी नहीं है, ये 100% कंसेप्चुअल भी नहीं है. इनके यहाँ ये बन जाता है कुछ इन बिटवीन भी नहीं कह सकते, इसीलिए ये इसके लिए नाम ही अलग यूज़ करते हैं, इर्रियल. नॉट अनरियल, नॉट रियल, बट इर्रियल. मतलब रियलिटी का कंसेप्ट शायद इस पर अप्लाई ना हो. ये डायरेक्ट कंसीव करती है हमारी कॉन्शियसनेस. फिर एक और कंसेप्ट पे कल लगे हाथ बात हुई थी, उसको भी रिपीट कर लेते हैं. ये जो हमने कॉन्शियसनेस की बात की थी कि कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज ऑफ समथिंग, इसको कहते हैं थियरी ऑफ इंटेंशनैलिटी. ये कहते हैं इंटेंशनैलिटी ऑफ कॉन्शियसनेस इज ए सेंट्रल फीचर ऑफ फेनोमेनोलॉजी. इट सीक्स टू आंसर द क्वेश्चन हाउ इज इट दैट आवर सब्जेक्टिव मेंटल प्रोसेसेस जैसे परसेप्शंस, थॉट्स एट्सेट्रा, दे आर एबल टू रीच बियॉन्ड द सब्जेक्ट and relate to a world of objects and meanings. Theory of intentionality इस सवाल को आंसर करती है कैसे? By arguing that consciousness is always about something and it is always directed to something. ये उसके बिना कभी नहीं रह सकती. मतलब रह सकती के मतलब ये they are one and the same thing. Intentionality means the way the subjects of consciousness are related to the world. This way, every subject of consciousness has intentionality or directedness towards the world. Objectless consciousness is not possible. Neither is undirected subject of consciousness. ये possible ही नहीं है. That means knowing always is knowing something. Thinking always is thinking about something. It is noteworthy that while relations require existence of the things related to, this is not true to intentionality. The objects of belief or consciousness may or may not exist. That's while every intentional act must have an object, but it certainly does not need to be a real object. Example, you can think of a golden mountain, but that doesn't mean the golden mountain exists, but you can think. हसरल का आर्ग्यूमेंट यह है कि यू कैन नॉट थिंक ऑफ नथिंग. यू कैन ट्राई बट यू वुड रिटर्न एम्प्टी हैंडेड. थॉट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू समथिंग. To Husserl, this intentionality is not only a feature of consciousness, it is the very nature of consciousness, which will always be directed to something. यहाँ पे वो कल भी आई थी दो टेक्निकल टर्म्स, नोएसिस और न्योमा, और इसी के रिलेटेड है. न्योमा इज समथिंग दैट इज थॉट, दैट्स द ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट, एंड नोएसिस इज द एक्ट ऑफ थिंकिंग. तो और क्या बचा अब इसमें? ये फर्दर एक छोटा सा कमेंट है इनका, इसको भी पढ़ ही लेते हैं. अब इतना हो गया तो फिर एग्जिस्टेंशियलिज्म पे आते हैं. हाइडेगर, सार्त्रे एंड other existentialists, while deeply influenced by phenomenology, differ on the aspect that everything regarding the world can be bracketed. उनका ओपिनियन ये है कि
ह्यूमन बींग्स आर बींग्स इन द वर्ल्ड। ये आपको एग्जिस्टेंशलिज्म में अच्छे से समझ आएगा वो क्या कह रहे हैं। और वो बहुत आसान है, काइंड ऑफ आसान है समझना, उसमें गुमराह होने के भी चांसेस इसीलिए ईजी भी हो जाते हैं। World is necessary in human experience, and so it is not possible to bracketize this world. The existence of man in this world cannot be bracketized. तो ये कहते हैं वो। एनालिटिक और लिंग्विस्टिक फिलोसफर्स तो सब बकवास ही मानते हैं, कहते हैं को भाई क्या बातें कर रहे हो आप। वो कहते हैं प्रिजम्पशनलेस फिलोसफी इज नॉट पॉसिबल। अगर आपको याद होगा ऑन सर्टेनिटी पे हमने बात की थी विटगेंस्टाइन की, तो वहाँ पे भी वो भी इस नतीजे पे पहुँच गए थे कि कोई फिर अपने पैरों को कहीं पे पहले टिकाना पड़ेगा, ये नेसेसरी हो जाता है फ़लसफ़ा करने के लिए। तो इन्होंने जो बात कही कि सपोजिशन के बिना हम फ़लसफ़ा करेंगे, तो लिंग्विस्टिक फिलोसफर्स वुड से कि नो नो नो, दैट्स अ नो गो। Presumptionless means that pure experience must be stripped even of concepts and language. But without such concepts and language, no experience is possible. इफ कंसेप्ट देमसेल्व्स आर डन अवे विद, अब ये कंसेप्ट क्या है, आप इसको कैंटियन सेंस में समझ सकते हैं कि उन्हीं की बात हो रही है, बट इट इज़ नॉट प्रिसाइजली दैट, बट कोई बात नहीं, फॉर आवर पर्पसेस इट सफिसेस। देन एक्सपीरियंस इट सेल्फ इज इम्पॉसिबल। आयर कहते हैं दैट वाइल द क्वेस्ट फॉर ए प्रिजम्पशनलेस मेथड इज लॉडेबल, चाहते तो हम भी यही है करना, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, इट्स यूजलेस। विटगेंस्टाइन का लेटर फलसफा हैज़ रिजेक्टेड द पॉसिबिलिटी ऑफ एसेंस और यूनिवर्सल्स। अपनी लैंग्वेज गेम में उन्होंने ये किया। इंस्टेड ऑफ दिस ही प्रोपोन्स द नोशन ऑफ फैमिली रिजेम्बलेंस। खैर, हस्सर्ल और डेकार्ट का हमने इस पे भी तो देखा ही कल कि सिमिलैरिटीज़ हैं इसमें। खैर, आई थिंक दैट शुड बी ऑल फॉर हस्सर्ल, और हम इसको अब एग्जिस्टेंशलिज्म पे आ जाते हैं।